Hi everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और जैसे कि आपको पता है कि हम सेल बायोलॉजी का चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेंट्रोजोम। तो क्या होता है सेंट्रोजोम? सेंट्रोजोम में दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है और सेंट्रोजोम मेनली 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल से बने हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। उसके बाद हर एक पेरिफेरल फिब्रिल, मैंने क्या बोला कि 9 पेरिफेरल फिब्रिल से बना हुआ होता है सेंट्रियोल। उनमें से जो ईच पेरिफेरल फिब्रिल है, ईच पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट होता है। सबसे पहले 9 पेरिफेरल फिब्रिल से उनमें से जो हर एक पेरिफेरल फिब्रिल होगा वो ट्रिपलेट होगा एंड विच आर एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक। जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स होंगे वो भी एक दूसरे से लिंक होंगे। उसके बाद कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और ये जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं इन विच ईच हैज़ अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल, और उनका ऑर्गेनाइजेशन कार्टविल के जैसा दिखता है हमें। ठीक है, उसके बाद द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल, जिसे प्रोटीन जो कि प्रोटीनिशियस होता है, सेंट्रल पार्ट जिसको हब के नाम से जाना जाता है, विच इज कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिबलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स, और वो रेडियल स्पोक्स बने हुए होते हैं प्रोटीन्स के। उसके बाद सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी। सेंट्रियोल क्या बनाता है? बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी से क्या ओरिजिनेट होता है? सिलिया एंड फ्लैजिला। So centriole form basal body of cilia and flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus, और स्पिंडल apparatus का मेन काम होता है सेल डिवीजन में एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये हाँ, सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। लेटर मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस वाज स्टेन बाय बेसिक डाइज, उसके बाद उसका न्यूक्लियस के मटेरियल को बेसिक डाइज से स्टेन किया गया। वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, और जो क्रोमैटिन नेमिंग है वो किसने करी? फ्लेमिंग ने करी। उसके बाद क्रोमैटिन क्या होता है? द इंटरफेस न्यूक्लियस, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही, मतलब इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जिसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलाई। उसके बाद electron microscopy has revealed that nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with space between 10 to 15 nanometer, कॉल्ड पेरीट्यूबुलर स्पेस। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि बाई लेयर होगी, दो लेयर होंगी, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगी उसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर स्पेस, विच फॉर्म्स द बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। देन आउटर मेम्ब्रेन जो होगी न्यूक्लियस की, आउटर मेम्ब्रेन usually remains continuous with the ER and also bears ribosome on it। जो outer membrane होगी वो rough endoplasmic reticulum से connected होगी और उसके ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली RER है तो राइबोसोम्स तो प्रेजेंट ही होंगे। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its two membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, these nuclear pores are passage through which movement of RNA and protein molecule takes place in both direction। क्यों होते हैं न्यूक्लियर पोर? क्या फंक्शन होता है उनका? मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल का मूवमेंट करवाना बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। किसके बीच में मूवमेंट करवाना? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। उसके बाद नॉर्मली वन न्यूक्लियस पर सेल वेरिएशंस आल्सो ऑब्जर्व, मतलब नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन हमें वेरिएशंस भी देखने को मिल सकते हैं। देन सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि आरबीसी ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उसके बाद बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन में क्रोमोसोम शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पूरा नहीं दिखता, हमें क्रोमोसोम के कुछ स्ट्रक्चर पैटर्न्स दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद
न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। जैसे जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस होते हैं स्पेरिकल स्ट्रक्चर एंड कंटेंट इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म से वो मतलब कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होंगे। उसके बाद न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी, तो वो कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। और न्यूक्लियोलस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियस में राइबोसोमल एक्टिविटीज होती है और मेनली न्यूक्लियोलस यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। बहुत बार हम लोग न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस मेनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है जिसमें राइबोसोमल एक्टिविटी होती है, और न्यूक्लियोइड जो होता है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है जिसमें जेनेटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस होता है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड के बीच में। देन न्यूक्लियोलस लार्जर होते हैं, न्यूमरस होते हैं। न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस करती है एक्टिवली, उनमें मेनली न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं क्रोमैटिन की बात करूँ, क्रोमैटिन में मेनली डीएनए और हिस्टोन प्रेजेंट होता है। हिस्टोन क्या होते हैं? बेसिक प्रोटीन होते हैं। तो क्रोमैटिन में हमें डीएनए देखने को मिलेगा, हिस्टोन होता है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और आरएनए भी देखने को मिलता है। उसके बाद क्रोमैटिन एक लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का, जो कि इंटरफेज का जो न्यूक्लियस होता है तब हमें देखने को मिलेगा, स्कैटर्ड होता है वो। ठीक है, उसके बाद a single human cell has 2 meter long thread of DNA distributed amongst its 46 क्रोमोसोम। हाँ, ये बात तो हमें पता है कि सेल में 2 मीटर डीएनए लंबा होता है, इतना बड़ा डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, 46 क्रोमोसोम की सेल के अंदर। उसके बाद the next point is every chromosome visible only in dividing cell essentially has primary constriction, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर निकाला है क्रोमोसोम का। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है ना सेंटर में, उसको बोलेंगे सेंट्रोमियर या फिर उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोला जाता है। ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको काइनेटोकोर बोलेंगे। तो काइनेटोकोर भी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे ही प्रेजेंट होते हैं और वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर आर फॉर काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। एंड सेंट्रोमियर के दोनों साइड में दो क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये हो गया एक क्रोमैटिड प्रेजेंट और ये हो गया दो क्रोमैटिड हो गए, मतलब कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं, होल टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्रोमोसोम के टाइप्स की, तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि ये जो सेंट्रोमियर है ना सेंटर में, उसके बेसिस पे क्रोमोसोम के कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वन इज द मेटासेंट्रिक, देन सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक यानी कि जो सेंट्रोमियर है सेंटर में, उसके दोनों साइड में इक्वल आर्म्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम में दो आर्म्स होते हैं, एक होता है पी आर्म, एक होता है क्यू आर्म। पी आर्म होता है शॉर्ट होता है वो, और क्यू आर्म लार्ज होता है, लॉन्ग होता है। तो अगर पी आर्म और क्यू आर्म अगर इक्वल है, मतलब वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंट्रोमियर से दूर है, सॉरी सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, अगर सेंट्रोमियर मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में। अगर वो सेंटर से थोड़ा सा दूर है तो क्या होगा? एक शॉर्ट आर्म हो जाएगा और एक बहुत बड़ा आर्म हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देन द नेक्स्ट वन इज द एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक यानी कि सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म, तो उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। उसके बाद टीलोसेंट्रिक, टर्मिनल सेंट्रोमियर, मतलब हमें इसमें एक आर्म दिखता ही नहीं है, जो सेंट्रोमियर होगा वो एकदम टर्मिनल वाली साइड पे प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। और एक होते हैं इनके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, कि अगर प्रेजेंट है एब्सेंट है तो उसके बेसिस पे भी होता है, जैसे कि एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, तो ये भी टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम के। उसके बाद
Next, sometimes a few chromosomes have a non-staining secondary constriction at a constant location and this gives the appearance of the small fragment called satellite. जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको जूम करते हैं हम। यहाँ पे प्रेजेंट है आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और क्रोमोसोम के एक साइड पे अगर और एक रीजन प्रेजेंट है जिसको NOR रीजन भी कहते हैं तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और जो कि एक स्मॉल फ्रैगमेंट बनाता है तो उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। और जिन भी क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो उसको हम सैटेलाइट DNA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। उसके बाद माइक्रोबॉडीज, तो माइक्रोबॉडीज होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स जिनमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड माइक्रोबॉडीज मेनली प्लांट या फिर एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। तो माइक्रोबॉडी स्टोरेज का काम करेंगे, है ना, तो ये सारे काम करते हैं माइक्रोबॉडीज। तो ये हो गया आज के लेक्चर के बारे में जिसमें हमने देखा सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज के बारे में। या थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा वो पिछले वाला, और थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।